नमस्कार बच्चों। आज बीए पार्ट 3 के लिए मैं लेके आई हूँ एक चैप्टर जो कि है इरिगेशन इन राजस्थान। इससे पहले हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ राजस्थान पढ़ा था और पशुओं के बारे में भी पढ़ा था, थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा था। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई, राजस्थान में सिंचाई के साथ। बच्चों, आप और हम राजस्थान में ही रहते हैं, तो हमें हमारी जो स्थितियां हैं, वास्तविक स्थिति ही है जो उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। आप और हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि राजस्थान कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। क्योंकि राज्य की लगभग 70 से 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं पशुपालन में अपना जीविकोपार्जन करती है। राज्य का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या अब ज़्यादा बढ़ गई है। 1991 के हिसाब से तो 4.40 करोड़ थी, लेकिन राज्य में भूमि मानव अनुपात अनुकूल है तथा सूर्य ताप का वितरण भी पर्याप्त है। लेकिन जल की जो अपर्याप्तता है, वो जो उपलब्धता है, इसके विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है। अब राज्य में कितना प्रतिशत खेती में ही लगा हुआ है, अतः सिंचाई राज्य में कृषि के विकास के लिए अपरिहार्य है। सिंचाई न केवल उत्पादन में वृद्धि करती है, अपितु कृषि को स्थापित करने में भी काफ़ी ज़रूरी है ना। स्थायित्व प्रदान कर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को प्राप्त करने में भी सहायक होती है। तो राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता के कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपर्याप्त जल स्रोत है, कारक है ना। और आप और हम जानते ही हैं कि यहाँ बारिश कम होती है, तो जल स्रोत कम है हमारे। वर्षा का अनिश्चितता है एवं तापमान वितरण भी असमान वितरण है। जो वर्षा का वितरण है वो भी असमान है, उस कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं कम है ना। वर्षा का मौसमी प्रकृति भी है। वर्षा की राज्य में वर्षा मानसून काल में जून से सितंबर तक 4 महीनों में होती है और उसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। कभी कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। और 5वां पॉइंट, चारागाहों के विकास हेतु भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, सिंचाई की आवश्यकता है। क्योंकि पशु क्या खाएंगे, क्योंकि आजीविका का प्रमुख स्रोत पशुपालन इनके मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो यही है ना। जो भूमि पर उगता है उसको तो चरागाह भूमि पर वर्ष पर्यंत चारे की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल की उपलब्धि होना आवश्यक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जो है आप देखो, कृषि की जो भूमि है वो सीमित है ना, और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः उपलब्धता भूमि के व्यवस्थित उपयोग के द्वारा भी बढ़ाई जानी है। तो उसके लिए भी हमें अत्यधिक इरिगेशन होना जरूरी है, सिंचाई का होना जरूरी है। अधिकांश मुद्रा दायिनी फसलों का उत्पादन रबी के अंतर्गत होता है, अतः इन फसलों के क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ाने हेतु भी हमको सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना जरूरी होता है। फिर उन्नत बीजों के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। वर्तमान में कृषि के अंतर्गत लगभग सभी फसलों के कम समय में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग होने लगा है। इन बीजों को अपेक्षाकृत अधिक नमी की आवश्यकता पड़ती है और मौसमी वर्षा से एक वर्ष में एक खेत से 2 या 2 से अधिक फसल उगाना संभव नहीं है, इसलिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। और एक और पॉइंट है कि सूखा से राहत के लिए भी राज्य में पश्चिमी जिलों में जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है, यानी कि वर्ष की अल्प मात्रा के कारण सूखे की स्थिति प्राय बनी रहती है। सूखा से राहत पाने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधनों की व्यवस्था वर्षा के पूरक के रूप में होनी अति आवश्यक है। तो अब ये मेरी स्लाइड आपको बता रही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरिगेशन। Irrigation is the process of supplying water to the land at regular intervals
by means of canals and other artificial methods to enhance agricultural growth and maintain the landscape during the periods of less average rainfall। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि कम वर्षा होने के कारण सिंचाई हमारे लिए आर्टिफिशियल स्रोत होती है जल के लिए, जल का, जिससे हम अपने फसलों को बचा सकें और पाल सकें, उगा सकें ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत बीज डाल करके, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ये देखिए आप इसमें है, प्लस आगे और मेरी एक स्लाइड आएगी, इरिगेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान। आपको मैंने अभी बताया कि ये इरिगेशन सिस्टम क्या है हमारे इसमें राजस्थान में। सिंचाई के क्षेत्र में देश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को मतलब हम कह सकते हैं ज़्यादा ठीक नहीं है। राज्य में उपलब्ध सतही जल, भूजल, अन्य राज्यों से प्राप्त जल, कुल जल उपलब्धि तथा सिंचाई के लिए उपलब्ध जल को एक उसमें ग्राफ के द्वारा समझना अति आवश्यक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य में सतही जल से 4 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई संभव थी, जिसमें से 3,20,000 हेक्टेयर वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं तथा 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राज्य सरकार का यह प्रयास रहा कि न केवल राज्य के अंदर उपलब्ध जल को अपितु पड़ोसी राज्यों से भी राज्य के हिस्सों से जल को प्राप्त कर उसे भी सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाए। इसके लिए चंबल नदी घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही परियोजना तथा अन्य बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना का जाल बिछाया गया। 1951 में राज्य में कुल 2315 सिंचाई योजनाएं थी और अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आज इनकी निरंतरता में वृद्धि हुई है परियोजनाओं में, है ना। इसके अलावा राज्य में सिंचाई परियोजनाओं में उपलब्ध जल का दक्षता से उपयोग करने हेतु करीब 2000 करोड़ रुपए, है ना, ही राजस्थान का जल संसाधन एकीकरण परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना में भाखड़ा नांगर नहर व गंग नहर आधुनिकीकरण, फिर 47 मध्यम परियोजनाओं के सुधार कार्य, माही चंबल सिंचित क्षेत्र को आधुनिक करना, यमुना जल समझौते से मिले जल को वितरण करना इत्यादि कार्य सम्मिलित किए हुए थे। फिर सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने अन्य अनेक लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य में चल रही बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षेत्र का वितरण भी काफ़ी अलग है। अब आते हैं हम सिंचाई के साधनों पर, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। जैसा कि मेरी ये स्लाइड कह रही है कि वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, wells and tube-wells play an important role in the agriculture in Rajasthan. Districts like Tonk, Alwar, Ajmer, Udaipur, Jaipur, Bhilwara and Junjunu. Out of total irrigated area, 67.7% is irrigated by wells and tube wells in the eastern plains and southeastern plateau region, where water table is very high and ranging from 10 to 20 west. Well irrigation has several advantages over canal irrigation in many areas. The crop pattern is better developed in areas irrigated by wells due to regular supply of water. फिर टैंक इरिगेशन आता है। टैंक इरिगेशन में टैंक इरिगेशन फैसिलिटी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। टैंक तो जब भरेंगे तभी होगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट्स भरतपुर, धौलपुर, पाली एक्सेट्रा, इधर ज़्यादातर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द टैंक इरिगेटेड आर इन राजस्थान। अगला जो तीसरा सोर्स है वो है कैनाल इरिगेशन, यानी कि नहरों द्वारा। डिस्ट्रिक्ट गंगानगर आप सब जानते हैं, हमारी इंदिरा गांधी नहर से आप काफ़ी वो है ध्यान है आपको। इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑल द इरिगेशन इज डन बाय कैनाल्स। द टेम्परेचर इज हाई इन बेवाड़ प्लेन्स विच कॉजेज हाई evaporation and rock stream
does not provide natural reservoirs. All these factors result in lesser development of canals in this region. तो ये जो देखो आप इसमें है ना, हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम ये करते हैं, और ये और आपका सोर्सेज हैं जैसे प्राकृतिक और तालाब और नहरें, कुएं, नलकूप, है ना, इनके द्वारा। तो राज्य में आप देखो पुराने सोर्स भी हैं, बावड़ी, है ना, और बावड़ियाँ देखो मेरे इसमें एक डायग्राम आपको बावड़ी का बता रहा है, कुएं हैं, नहरें हैं, नहरों के द्वारा भी है। तो ये जो कई सोर्सेज हैं ट्यूबवेल्स वगैरह, तो राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी जिलों में होती है, जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर आदि में, है ना, कुएं खोदकर। और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर, अलवर, धौलपुर जिलों में होती है। तो इस जल का उपयोग सिंचाई हेतु नलकूपों द्वारा किया जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई नोखा तहसील में होती है। तो राजस्थान में जो है नहरों का अति आवश्यक है, रोल है, प्लस कुओं का और ट्यूबवेल्स का सबसे ज़्यादा। पुरानी बावड़ियाँ ये वर्षा पर आधारित है। तो ये थी हमारी इरिगेशन की क्लास। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन डाला है कि डिफाइन द टर्म इरिगेशन एंड राइट अबाउट द मेन सोर्सेज इन राजस्थान। आप एग्जाम्पल्स के साथ में अपने इस सोर्स के बारे में बताएंगे, और जो कुछ भी आप पूछना चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे इंदिरा गांधी कैनाल के साथ में। हम इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नए वाले वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।